नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी आपको बता दें यूपी से है, जहां पर राम मंदिर ट्रस्ट ने लिया बड़ा फैसला। कृष्ण मोहन जगदीश आपले को मिला अधिकार, चंद्र रॉय भी अधिकृत हस्ताक्षर करेंगे और अब तीनों संभालेंगे बैंकिंग का कामकाज। बड़ी जानकारी यूपी के अयोध्या से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बैंकिंग संचालक को लेकर अब बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। ट्रस्ट की बैठक में अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन के साथ जगदीश आपले और चार्टर्ड अकाउंटेंट चंदन रॉय को भी ट्रस्ट की ओर से बैंक खातों में हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया गया है। और इन फैसलों के बाद से अब ट्रस्ट के वित्तीय और बैंकिंग कार्यों का संचालन नई अधिकृत व्यवस्था के तहत की जाएगी। ट्रस्ट का कहना है कि ये निर्माण प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और सुचारू बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। हाल ही के दिनों में ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचों ने कई बदलाव किए हैं, जो इस क्रम में बैंकिंग संचालक के लिए भी नई साइनिंग अथॉरिटी तय की गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि इससे ट्रस्ट के वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता और निर्माण कार्यों को प्रगति मिलेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन के बाद से राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि उन्हें रील और वीडियो बनाने का इतना ही शौक है तो उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़कर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए। दीपके ने आरोप लगाया कि छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती बरती गई है और सरकार युवाओं की आवाज सुनने के बजाय सोशल मीडिया पर छवि पर ज्यादा ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि छात्र आतंकवादी नहीं हैं और उनकी मांगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। अभिजीत दीपके के इस बयान के बाद से राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। इससे पहले भी उन्होंने छात्र आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की थी और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आवाजों पर सवाल उठाए थे। और ऐसे में ये पूरा विवाद जो है नीट पेपर लीक मामले के विरोध के बाद से छात्र प्रदर्शन के बाद सामने आए हैं। मुझे लगता है बिल आते रहेंगे, जब तक ये लोगों की नीयत सही नहीं होती है तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल रिफॉर्म्स इस देश में कई कानून अच्छे बने हुए हैं, कानून एक से एक बनते हैं इस देश में। फास्ट ट्रैक कोर्ट का वादा किया था नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले और उस पर लोग काफी खुश हो गए थे कि अब पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठ गए। क्या हुआ पहली हियरिंग में? पहली हियरिंग ही पोस्टपोन हो गई क्योंकि सीबीआई का काउंसिल आया नहीं। तो कानून आप कैसे भी बना लो, जब तक उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे नहीं है तब तक उस कानून का क्या मतलब है? आपने वीडियो देखे पंतप्रधान जी के जो मोबाइल पे उन्होंने किए? मुझे लगता है उनको इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, एज ए इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, इन्फ्लुएंसर बन जाए, प्रधानमंत्री का काम कोई और कर लेगा। अभी भी कई सारे स्टेट में जो पीछे नहीं लिया गया है। अगर एफआईआर पीछे नहीं लेते और स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। मुझे लगता है बिल आते रहेंगे। लोकसभा से पारित हो चुके एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक की अगली बड़ी परीक्षा अब राज्यसभा में होगी। सदन में विधेयक को प्रगति कराने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा मौजूद है। राज्यसभा में एनडीए के सदस्यों की संख्या बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ों से अधिक मानी जा रही है, जबकि विपक्ष भी इस विधेयक पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सरकार का कहना है कि ये कानून प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने, दोषियों के कड़ी सजा देने और जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया को तेज करने के लिए लाया गया है। वहीं विपक्ष का कहना है कि केवल सख्त कानून बनाने से समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार भी जरूरी है। राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने के आसार है। यदि ये विधेयक राज्यसभा से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद से ये कानून बनने की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। ऐसे में मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं कि एंटी पेपर लीक हो तो सबसे पहले सवाल मेरा यही होगा कि किस तरीके से वो देख रहे हैं, क्योंकि इतने हंगामे के बाद से, अब इस्तीफे के बाद से, अब जो है लगातार कल से चर्चा हो रही है, राज्यसभा में पास होने पर अब ये कानून बनेगा। तो सर सवाल यही होगा कि किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए अनीता, पूरे एपिसोड को समझने की जरूरत है। ये जो एंटी पेपर लीक बिल जो पास किया जा रहा है ये तो 2024 में ऑलरेडी बना हुआ था। बिल्कुल। इसमें नए प्रावधान डाले गए हैं। पहले 5 साल की सजा थी, अब 10 साल कर दी गई है।
पहले 10 लाख रुपए हर्जाना था, अब करोड़ों में कर दिया गया है। लब्बो-लुबाब चीजें वही है, उसको रिवाइज किया गया है। अब ये पार्लियामेंट में, लोकसभा में ये पारित हो चुका है। अब बात आ जाती है राज्यसभा में, जिसको आज पारित होना है, पटल पे रखा जाएगा। और मुझे लगता नहीं है ज्यादा कोई दिक्कत होगी, मुश्किलात पैदा नहीं होगी, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स सरकार के पास ठीक ठाक हैं। बिल्कुल। और ये बिल ऐसा है, मुझे जहां तक लगता है कि इस पे विपक्ष भी ज्यादा विरोध नहीं कर रहा है। विपक्ष भी चाहेगा कि इसको लागू हो, क्योंकि बच्चे उनके भी हैं। बिल्कुल। सबके बच्चे हैं, क्योंकि पीड़ित अगर उधर पक्ष के हैं तो इधर भी हैं। ऐसा तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी की अगर हुकूमत अगर रूल कर रही है तो उनके बच्चों पे नियम लागू नहीं होता है, या वो इससे पीड़ित नहीं है। वो भी पीड़ित है और सामने वाले भी पीड़ित हैं। लेकिन सर सरकार, ठीक है, बोलिए। मुख्य सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल है, वो ये आता है, जिसको हमें यहाँ समझने की जरूरत है। मुलायम सिंह की जब हुकूमत होती थी स्टेट में, यूपी में, तो उस समय सबसे ज्यादा, मैं ये कहूंगा, कुख्यात प्रदेश बन चुका था पेपर लीक के लिए, नकल माफियाओं के लिए। उस समय ठेके लिए जाते थे। ठेकेदार कहते थे कि 5 जिले मुझे दे दो, यहाँ की नकल मैं करवाऊंगा लोगों को। तो ये भी हम लोगों ने देखा है, लेकिन तब भी कानून बने। लेकिन अंत में अगर आप देखो, इसको पूरा एपिसोड निचोड़ के अगर देखो, एनालिसिस करो, तो यही निकल के आता है, आप कितने भी कानून बना लो, कितना भी कुछ कर लो, पेपर लीक की जो प्रवृत्ति शुरू हो गई वो कभी रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल, विपक्ष का भी यही कहना है सर कि कुछ भी कानून बना लो, लेकिन इस्तीफा हो गया, विपक्ष की मांग थी, बच्चों की मांग थी, इस्तीफा हो गया, कानून बन गया, लेकिन अगर अभी भी पेपर लीक नहीं रुकेगा, फिर इसका समाधान क्या होगा? समाधान मुझे लगता बहुत आसान है। अब एनटीए के समय जो बवाला हुआ, पेपर लीक हुआ, उसके लोग पकड़े गए हैं, इतने सारे पकड़े गए। सबसे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट जो सरकार ने, प्रधानमंत्री ने बनाने की बात कही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब क्या होता है? पर डे की हेयरिंग होना, पर डे की सुनवाई होना। बिल्कुल। अब कितना बड़ा मजाक, प्रधानमंत्री ने देर रात आके वीडियो जारी करके फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की उन्होंने बात कही, और फास्ट ट्रैक कोर्ट बन भी जाता है। लेकिन जो पहली हेयरिंग होती है, जिस दिन शुरुआत इसकी होना है, उसी दिन पता चला सीबीआई इस मामले को लेके अपना वकील नहीं भेजा। बिल्कुल बिल्कुल। कोर्ट नहीं बैठी, कोर्ट डिजर्व हो गई है, और ये मामला चला गया 3 अगस्त के लिए। 1 हफ्ता क्यों गए भाई? फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब है पर डे की सुनवाई होना। तो ये बहुत बड़ा मजाक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये ऐसा मुद्दा है, बहुत पेचीदा मुद्दा है, जिसपे कुछ नहीं हो सकता। अगर होगा तो ये ऐसा करना पड़ेगा, जो अभी पकड़े गए हैं इनको 3 महीने के ट्रायल में इनके ऊपर ताउम्र कैद होनी चाहिए, या इसमें फांसी का प्रावधान होना चाहिए, और जुर्माना तो दिए जाना चाहिए। अभी तक मुझे लगता है कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो सजा का पात्र दोषी पाया गया हो। आरोप और दोष में बड़ा फर्क होता है। आरोप तो आप मेरे ऊपर लगा सकते हैं कि रमेश ठाकुर ने पेपर लीक करवाया, या अनीता शर्मा ने पेपर लीक करवाया। आरोप लगाना और दोष से धोने में बहुत फर्क है। ठीक है, तो सर क्या लग रहा है कि अभी ये जो कानून बना है, 10 साल की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना, तो इससे रुक जाएगा? ये सिर्फ इसलिए है कि हम आप लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, जनता सड़कों पे है, सीजेपी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये इनको शांत करने भर तक का ये ड्रामा है और कुछ नहीं है। मैंने उदाहरण पूरा दिया ना, अभी आपने पूरी बात मेरी काट दी, तो वो बात अधूरी रह गई थी। वो बात ये थी, एक व्यक्ति को भी जब सजा आप सुना दोगे और हर्जाना मुकम्मल तरीके से कानून के तहत लगा दोगे, तो उसी दिन से लोगों के अंदर डर भय पैदा हो जाएगा। यानी कि सर हम उसको एक परिभाषा के तौर पर देख पाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति जगानी पड़ेगी, और इच्छा शक्ति इसलिए नहीं जग पाएगी अनीता, क्योंकि पेपर लीक और इस पूरे तंत्र में कौन लोग शामिल हैं? आम लोग शामिल नहीं है, ये सारे के सारे राजनीतिक लोग हैं।
कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई किसी सरकार से वास्ता रखता है, तो ऐसे लोगों के ऊपर क्या उनके तो लोग सर उनके ऊपर एक कार्रवाई सवाल कर मेरा पाएंगे? आपसे और होगा कि इस राजनीति पार्टियों में तो बच्चे पिस रहे हैं, उनका भविष्य पिस रहा है। हाँ, तो वो पिसता रहेगा, किसी पे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जो इस व्यवस्था को बनाने वाले हैं उनके सारे के सारे बच्चे को इंडिया में थोड़ी पढ़ाई करते हैं, वो सारे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। उनको भारतीय पद्धति थी, भारतीय शिक्षा पद्धति से कोई लेना देना नहीं है। कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई लंदन आप इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, तो उनपे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा आपको, हमारे छोटे भाई बहन, उनके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो इस गैप को जब जनता समझ जाएगी ना, तो उसी दिन से वो फर्क भी समझ जाएगी और पूरे ड्रामे की जो तस्वीर है वो भी समझ जाएगी। जी ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वहीं बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तीनों सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा और इन उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। सबसे ज्यादा नजर बिहार की बांकीपुर सीट पर है, जहां पर बीजेपी, राष्ट्रीय जनता दल और जन सुराज के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जो है पहली बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिससे ये सीट राजनीतिक रूप से बेहद ही अहम मानी जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजलपुर सीट पर भी बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। चुनाव आयोग ने तीनों राज्यों में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। राजनीतिक दलों की नजर अब मतदान प्रतिशत और 3 अगस्त को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई है। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने 30 जुलाई से 12 अगस्त तक चरणबद्ध ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है, ताकि करोड़ों कांवड़ियों को सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। मेरठ जोन में करीब 25,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जबकि 7,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और AI आधारित तक निगरानी प्रणाली से कांवड़ मार्गों पर नजर रखी जा रही है। ऐसे में राजमार्ग 58 समेत प्रमुख मार्गों पर भारी आवाजाही देखने को मिल रही है। मुजफ्फरनगर में 4 अगस्त से दिल्ली हरिद्वार मार्ग को कांवड़ियों के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि सामान्य वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्गों का भी ऑप्शन दिया गया है। ऐसे में प्रशासन ने श्रद्धालुओं और आम लोगों से ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करना और यात्रियों से पहले रूट की जानकारी लेने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सुचारू यातायात बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन और आपातकालीन सेवाओं की टीम लगातार तैनाती में है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीच जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। जन सुराज का आरोप है कि मतदान से पहले पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इसी को लेकर प्रशांत किशोर जैकपुर थाने पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से तीखी बहस की और इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारी को चेतावनी देते हुए कहा कि निर्दोष कार्यकर्ताओं को छोड़ दे, नहीं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि प्रशासन राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है और विपक्ष कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। वहीं पुलिस की ओर से इन आरोपों पर तत्काल विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बांकीपुर उपचुनाव के बीच इस घटना ने बिहार की सियासत को और गर्म कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर चल रहा किसानों का आंदोलन फिलहाल खत्म हो गया है। सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद से किसानों ने अपना धरना समाप्त करने का ऐलान किया। किसानों का कहना है कि सरकार ने मूंग की अधिक मात्रा में खरीद करने और ई-टोकन व्यवस्था में सुधार का भरोसा दिया है, जिसके बाद से आंदोलन वापस लेने का फैसला किया गया। पिछले कई दिनों से किसान 100% मूंग खरीदी, ई-टोकन प्रणाली में बदलाव करने और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। आंदोलन के दौरान भोपाल में किसानों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति भी देखने को मिली थी और अब सरकार के आश्वासन के बाद से किसान अपने घर लौट गए हैं। किसान संगठनों ने कहा है कि यदि सरकार अपने वादों को तय समय पर पूरा नहीं करती तो आगे की रणनीति पर फिर से विचार किया जाएगा। वहीं सरकार का कहना है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। वहीं झारखंड में अवैध कोयला खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने कारोबारी LB सिंह और अनिल गोयल से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी का दावा है कि जांच
जांच जो है अवैध कोयला कारोबार, उससे अर्जित संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जुड़ी हुई है। जांच एजेंसी दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन से जुड़े सबूत जुटा रही है। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई अवैध खनन नेटवर्क और उससे जुड़े आर्थिक लेन देन की जांच का हिस्सा है। फिलहाल ईडी ने बरामदगी और पूछताछ को लेकर विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। वहीं संबंधित पक्षों की ओर से भी इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। झारखंड में अवैध खनन और उससे जुड़े आर्थिक मामलों पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और इस मामले में आगे भी कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं राष्ट्रमंडल खेल 2026 में शानदार खिलाड़ियों ने भारत के शानदार खेल देखने को मिला है। ऐसे में प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। एथलेटिक्स में एक बार फिर से सुनहरा जीत दर्ज की गई है। पैरा एथलीट्स दिलीप माहूद गोविंद ने पुरुषों को 100 मीटर T47 स्पर्धा में गेम्स रिकॉर्ड का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और इतना ही नहीं, भारत के मोहम्मद वासिल ने रजत पदक जीतकर इस स्पर्धा में भारत की शानदार 1-2 से स्थान दिलाया है। वहीं पुरुषों की लंबी कूद में मुरली श्री शंकर ने लगातार दूसरा राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक अपने नाम किया है। श्री शंकर ने 8.09 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाई है, लेकिन स्वर्ण पदक से महज 6 सेंटीमीटर से चूक गए। भारत के लिए ये दिन एथलीट्स में बेहद ही सफल रहा और इन पदकों से देश की कुल पदक संख्या में भी इजाफा हुआ है। भारतीय खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन को देश भर में सराहा जा रहा है और खेल प्रेमी उन्हें लगातार बधाई दे रहे हैं। भारतीय घरेलू क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में शामिल डुप्ली ट्रैफिक के लिए ईस्ट जोन टीम को ऐलान कर दिया गया है। चयनकर्ताओं ने अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज जो है ईशान किशन को टीम की कप्तानी सौंपी है, जबकि महज 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को उपकप्तान बनाकर बड़ा भरोसा जताया। हाल ही के महीनों में घरेलू क्रिकेट और जूनियर स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव को पहली बार किसी जोनल टीम में नेतृत्व की जिम्मेदारी मिली है, जिससे भारतीय क्रिकेट में उनके बढ़ते कद का बड़ा संकेत माना जा रहा है। टीम में अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की भी शानदार वापसी हुई है। लंबे समय बाद रेड बॉल क्रिकेट में उनकी मौजूदगी से ईस्ट जोन के गेंदबाज आक्रमण को मजबूती मिलने की उम्मीद है। हालांकि इस बार रियान पराग और आकाशदीप टीम का हिस्सा नहीं है, जिससे चयन के लेकर भी और चर्चाएं तेज हो गई हैं। डुप्ली ट्रैफिक का आगाज 23 अगस्त को बेंगलुरु से होगा और ये टूर्नामेंट भारतीय घरेलू रेड बॉल सीजन की शुरुआत माना जा रहा है और इसी प्रदर्शन के आधार पर कई खिलाड़ियों के लिए इंडिया ए और राष्ट्रीय टीम के दरवाजे भी खुलते हैं। ऐसे में ईस्ट जोन की टीम अनुभव और युवा प्रतिभा के संतुलन के साथ मैदान में उतरेगी और खिताब जीतने के मजबूत दावेदार भी मानी जा रही है। भारतीय सिनेमा की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल भव्य कथा रामायण पार्ट 1 का ट्रेलर ब्रह्म मुहूर्त में दुनिया भर में रिलीज कर दिया गया। निर्माताओं ने इसे एक साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम समेत 5 भाषाओं में लॉन्च किया है। ट्रेलर में भगवान श्री राम वनवास, माता सीता के हरण और हनुमान के अद्भुत पराक्रम, समुद्र पर सेतु निर्माण और रावण के साथ महायुद्ध की भव्य झलक देखने को मिलती है। शानदार विजुअल इफेक्ट, विशाल सेट और दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक पर बड़े पैमाने पर फिल्माए गए युद्ध दृश्यों ने दर्शकों को खासा प्रभावित किया है। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसकी जोरदार चर्चा तेज हो गई है और कुछ ही समय में ये लगातार ट्रेंड कर रहा है। दर्शक जो हैं फिल्म के भव्य प्रस्तुतिकरण और तकनीकी गुणवत्ता की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इस फिल्म का निर्देशन नीतीश तिवारी ने किया है, जबकि निर्माता निमित मल्होत्रा हैं और इसे भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक बताया जा रहा है। ट्रेलर को ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज करने के फैसले को धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था से जोड़कर देखा जा रहा है और अब दर्शकों की नजर फिल्म के रिलीज पर टिकी हुई है, जिसे भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी पौराणिक फिल्मों में से एक माना जा रहा है। वहीं देश के कई राज्यों में मानसून का असर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। असम में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है, जहां पर कई जिले जो हैं वो जलमग्न हो गए हैं और राहत बचाव अभियान अभी भी जारी है। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते चारधाम यात्रा पर असर पड़ा है। मौसम विभाग के कई जिलों में भारी से भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। खराब मौसम, भूस्खलन और सड़कें बंद होने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने और यात्रा से पहले अधिकारिक अपडेट लेने की अपील
अपील की है। कई मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है और प्रशासन लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए है। उधर देश के अन्य हिस्सों में भी सक्रिय मानसून के चलते कई राज्यों में बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने लोगों से नदी नालों के किनारे जाने से बचने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। प्रशासन और राहत एजेंसियां प्रभावित इलाकों में लगातार निगरानी और सहायता कार्यों में जुटी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।